अभी तो आई नहीं थी पर आयरन में तो आ गया पर कंसर्न तो बोले थे कि इसका मतलब आपने नहीं तो अच्छा सर डिसाइड करेंगे कितना है और डिसीजन की मुझे निकल गया उन्होंने बोला वो डिसाइड होगा तो इसकी अपन तो ठीक हो गया अगर नहीं किया अबे ऐसा नहीं होता है ना हाँ वो करते हैं यार साल की दो आपको इतना लगता है कब ना क्या है वो भी बात नहीं के पास मुझे ना तो आज दिख रही है मेरे को तो दिख रही है कल हम लोग पीसवाइज फंक्शन पे थे कौन कौन से पीसवाइज फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं और दोनों कैसे फंक्शन है GIF और LF दोनों ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है राइट और कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है हर इंटीजर वैल्यू तो जैसे इंटीजर पे आएंगे वो जंप मार के ऊपर चले जाएंगे राइट अब उसका फोर्थ फंक्शन तीन हो गया फोर्थ वन फ्रैक्शनल फंक्शन वापस नाम में ही फ्रैक्शनल है हमें पता है कि कोई भी नंबर जब लेते हैं तो उसके दो पार्ट होंगे एक उसका इंटीग्रल पार्ट और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट राइट किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा कैसे जाएगा मतलब कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स क्या करेगा आप लोगों को उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आपको कोई बोले कि 2.34 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा तो क्या बोलेगा 0.34 राइट 5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0 होगा ही नहीं -1.23 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0 तो ये तो नहीं बोल सकते कि -0.23 क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ही हम किसको बोलेंगे जो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा तो आप ये तो नहीं बोल सकते -0.23 तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है उस नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दिया जाए सही है ना किसी भी नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट को माइनस करूंगा तो जो बचेगा वो क्या बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ही तो बचेगा तो फिर उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो -1.23 -1.23 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -1.23 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना -2 वो माइनस और ये माइनस प्लस तो -1.23 प्लस 2 तो 0.7 तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव में होगा नहीं तो कंसेप्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल फंक्शन का रेंज क्या होगा अगर इसके रेंज की बात करें तो 0 to 1 0 को इंक्लूड करना है बट 1 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट 1 तो नहीं होने वाला है मिनिमम 0 हो सकता है मैक्सिमम 1 तक जा सकते हैं बट 1 को टच नहीं करेगा ठीक है अच्छा कोई आपको पूछे कि x इज बिटवीन 0 to 1 x अगर 0 से 1 के बीच में तो फिर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत है x अगर 0.23 है तो 0.23 का फ्रैक्शनल पार्ट तो फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इफ x इज बिटवीन 0 to 1 if x is between 0 to 1 including 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is exactly equal to x तो फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्टली जैसे मॉड्यूलस में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम मॉड लगाते ही नहीं है क्या काम है मॉड का इससे सेम जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता और x अगर -1 से 0 के बीच में हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा मुझे फ्रैक्शनल पार्ट हटाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ जैसे इसमें मुझे फ्रैक्शनल पार्ट हटाना तो डायरेक्टली x लिख सकता हूँ तो
क्या होगा? 1 माइनस जो भी इंटीग्रल 1 माइनस मतलब जैसे x अगर आप लोगों का -1 से 0 के बीच में सपोज कोई वैल्यू लेके बताता हूँ, x इक्वल टू -0.4 है, तो -0.4 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर कितना? 0.6। -0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.6 होगा, बिकॉज इसके हिसाब से लोग तो -0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +1 तो 1 माइनस 0.4 तो 0.6 हो गया ना। तो फिर मैं ऐसे बोलूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा 0.6 होगा, तो 0.6 का मतलब क्या हो गया? 1 + x हो गया ना। x आपका -0.4 है तो 1 - 0.4 होगा। तो अगर मैंने 1 - x कर लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x खुद ही तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब कि x अगर -1 से 0 के बीच में होगा तो वही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ? 1 + x, ठीक है, राइट। इसका ग्राफ आपको क्या लगता है, कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस? 0 पे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल फंक्शन कितना? 0। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.2 का, 0.9 का। तो जैसे से x बढ़ाते जाओगे वैसे सबका आंसर भी बढ़ेगा, है ना। 0.1 का अगर 0.1 है, 0.2 का अगर 0.2 है, 0.5 का अगर 0.5 है, तो फिर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। पर 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, इसका कि 1 पे इसका आंसर 0 हो जाएगा, सही है। इसमें यहाँ तो ब्रेक हो गया, वापस 1 पे 0 हुआ, फिर 1.1 पे 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1.2 का, 1.3 का, तो सेम यही रहेगा। इसका क्या मतलब निकाला? डिसकंटिन्यूस तो सही बात है, डिसकंटिन्यूस तो सही है, और हर इंटीजर पे ब्रेक होगा क्योंकि वहाँ डिसकंटिन्यूस है। और क्या समझ आ रहा है? सही बात है, एक तो डिसकंटिन्यूस है, कहाँ डिसकंटिन्यूस है? हर इंटीजर पे। वो मुझे ऐसे भी पता था क्योंकि तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब कि x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस है ना, तो पूरा फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस होगा, सही है। पर और क्या चीज समझ आ रही है? इसका ग्राफ एक तो ऐसा बनते जाएगा, ये सारे पैरेलल लाइन बनेंगे, सिमेट्रिक टू नहीं, वो भी तो ऐसा ही आएगा, वो भी सिमेट्रिक टू ओरिजिन होता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, पर ये पैरेलल ही बनेगा इनमें। बट ये -1 से 0 में भी ऐसी लाइन बनेगा, -1 से 0 में भी ऐसी होगा। ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 0.99, मतलब 1 को टच नहीं करेगा, सही। तो यहाँ पर अगर मैं y = 1 की लाइन बनाऊं, इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? जिसको टच नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, अभी भी आप लोगों ने बताया नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी भी अधूरा है और आप लोगों का आंसर अभी भी नहीं है। इस ग्राफ से आपको और क्या चीज समझ आ रही है? इंक्रीजिंग है, पर्टिकुलर रेंज में है, ठीक है। अभी भी मेरा आंसर नहीं मिला मुझे। अच्छा, चलो एक बार वापस दूसरी तरह से घुमा फिरा के पूछता हूँ। आपको ये देखना होगा कि 0 से 1 में वो जैसा आंसर दे रहा है, सेम टू सेम आंसर वापस वो 1 से 2 में दे रहा है। अच्छा, ओके, और ही बनवा लो। नहीं, मेनी टू 1 और वो सब की वो भी है। यहाँ जो आंसर आया वही सेम आंसर यहाँ है, वही सेम आंसर यहाँ है, वही सेम आंसर यहाँ है। 0.1 पे 0.1 आया तो 1.1 पे भी 0.1 आया, 2.1 पे भी 0.1 है। कैसा? पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन सुन रखा आप लोगों ने? किसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन? इंटरवल के बाद जो रिपीट होते हैं। आपको कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन अभी तक पता है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन कोस का पीरियड, ये भी बहुत ही काम की चीज है पीरियोडिक फंक्शन, स्पेशली ऑब्जेक्टिव लेवल पे तो बहुत ही काम की है।
पीरियोडिक फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी वापस एफ ऑफ एक्स देना चाहिए। मतलब एक्स में अगर मैं टी जितना चेंज करूं और मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसका फंक्शन का पीरियड क्या हो गया? टी। तो फंक्शन का पीरियड को क्या बोलेंगे? टी, राइट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, इनका पीरियड क्या होता है? 2 पाई। साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स वापस क्या देगा? साइन एक्स ही तो देगा। कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स भी वापस क्या देगा? कॉसेक ही देगा। सेम सेक के लिए और सेम कॉसेक के लिए। पर टेन और फोर्थ का पीरियड, टेन और फोर्थ का पीरियड क्या होता है? पाई। क्योंकि टेन पाई प्लस एक्स, टेन एक्स होगा। तो साइन पाई प्लस एक्स क्यों? तो साइन का पीरियड पाई क्यों नहीं? माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक कोसेक सारे नेगेटिव होंगे, पर टेन और फोर्थ, इसलिए टेन और फोर्थ का पीरियड पाई है, बाकी सबका पीरियड 2 पाई है। ये 6 तो पीरियोडिक फंक्शन है ही हमारे पास। उसके बाद और एक पीरियोडिक फंक्शन में पता चला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसका पीरियड कितना होगा? 1। कितने इंटरवल के बाद वो आपको सेम आंसर दे रहा है? 1 के इंटरवल के बाद। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, वापस 2.2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 3.2 का भी 0.2, तो हर एक का 0.2। तो कितने के गैप के बाद सेम आंसर मिला? 1 के। तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 है। ये 7 वो फंक्शन है जो स्टैंडर्ड फंक्शन है और जो पीरियोडिक होते हैं। बाकी कोई भी फंक्शन जो स्टैंडर्डाइज और पीरियोडिक हो वैसा होता नहीं है। और एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। तो आपको पूछे ना कभी भी क्या कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है? तो बोलोगे ये होता है। तो उसका पीरियड क्या होगा? अगर उसके बाद एक्सप्रेशन नहीं होगा तो उसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, ये डिफाइंड ही नहीं है। जीरो तो नहीं बोल सकता, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई, या कुछ भी ले लेते हैं। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई है, तो अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ 1 का आंसर कितना, तो क्या बोलोगे? पाई। एफ ऑफ 2 का आंसर, एफ ऑफ 3 का आंसर, तो सेम आंसर दिया। कितने के गैप के बाद? 1 के गैप के बाद। अभी इस एग्जांपल के हिसाब से कितने के गैप के बाद सेम आंसर दिया? 1। तो इसके हिसाब से पीरियड कितना हुआ? 1। पर अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 1.1 का आंसर कितना होगा? एफ ऑफ 1.2 का आंसर कितना होगा? तो अभी कितने का गैप हुआ? तो आपका पीरियड 0.1 भी है। जैसे तो इसका पीरियड कुछ भी बोल सकता है ना, जो चाहे वो बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि पीरियोडिक तो है बट पीरियड डिफाइंड नहीं है। कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बोल सकते ये उसका पीरियड होगा, राइट। तो कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक बट पीरियड डज नॉट डिफाइन। बाकी सबका पीरियड डिफाइंड होता है। अच्छा, जब पीरियोडिक की बात चली तो मैं पीरियोडिक ये पॉइंट को पूरा ही खत्म कर देता हूँ। यहाँ तक समझ आया सबका? राइट। कोई पूछे कि अब ये तो सबको आप जानते हो, ऐसे भी तो फंक्शन आएंगे जिसको आप जानते नहीं हो। आपको कोई फंक्शन दे देंगे और नीचे 4 ऑप्शन होंगे और आपको चेक करना होगा कि इसका पीरियड क्या है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप ये कंडीशन चेक कर लें। एक सपोज मेरे पास 4 ऑप्शन होता है, पहले ऑप्शन मेरा π/2 है और मुझे π/2 चेक करना है कि पीरियोडिक है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा? फंक्शन जो भी दे रखा होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, उसमें x की जगह पर x प्लस π/2 रख के देख लूंगा। अगर वापस सेम टू सेम आंसर आ जाता हो तो मेरा पीरियड π/2 हो जाएगा, राइट। और जब आपको ऑप्शन से चेक करना होगा ना, तो आपको हमेशा सबसे छोटे नंबर से चेक करने का, क्योंकि अगर किसी फंक्शन का पीरियड अगर π/2 है तो डेफिनेटली उसका पीरियड पाई भी है, क्योंकि हर 90 के बाद सेम आंसर दे रहा है, तो 180 के बाद भी तो सेम ही आंसर दे रहा होगा। अगर आपने डायरेक्टली पाई चेक कर लिया तो सेम ही देगा। आप लिख क्या लोगे? पाई उसका पीरियड है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि π/2 भी तो उसका पीरियड था। इसलिए चालू कहां से करने का? हमेशा सबसे छोटे नंबर। अगर π/2 नहीं हुआ तो फिर उसका बड़ा चेक करूंगा, वो नहीं हुआ तो फिर उसका बड़ा चेक करूंगा। अगर ऑप्शन से जाना होगा तो की बात करो। अगर फंक्शन जैसे 60 में से कोई भी फंक्शन आ गया, sin x का पीरियड अगर 2 पाई है, देन व्हाट इज पीरियड ऑफ sin 3x? 2 π/3। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि sin x के ग्राफ में और sin 3x के ग्राफ में क्या फर्क होता है?
साइन एक्स का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया, मैं बोलूँ कि उसके अंदर आपको साइन थ्री एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो ग्राफ में क्या सारे एंगल को आप क्या कर लोगे, डिवाइड बाय 3 कर लोगे। याद आ रहा है? जो चेंज हम लोग डोमेन में करते थे उसका इनवर्स चेंज, उल्टा चेंज हम लोग ग्राफ में करते थे एक्स की जगह पर। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन kx का पीरियड क्या होगा तो आप आंसर क्या दोगे, 2π/8। साइन x by m प्लस n का पीरियड क्या होगा, तो m तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और n से शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव n। तो आंसर क्या होगा पीरियड 2πm। अगर यहाँ पर m से डिवाइड किया तो आपको पीरियड को m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस n से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं तो पीरियड को क्या, पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस n का मतलब क्या हुआ, आपने ग्राफ को n यूनिट शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने से जो गैप था जिसके बाद वो सेम आंसर दे रहा है तो गैप तो उतना ही रहेगा ना, है ना। इससे क्या समझ में आया कि अगर आप किसी ग्राफ को शिफ्ट करते हो तो उसके पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका स्केल चेंज करते हो, मतलब आप उसके वेरिएबल को, डोमेन को किसी से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, उसके पीरियड को फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है, तो उल्टा फर्क पड़ता है। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर डिवाइड होगा, सॉरी, और यहाँ डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंजिंग ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ स्केल। और ये चेंजिंग ऑफ स्केल नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है ना, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर यूनिट लिखते हैं ना कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर मैंने चालू किया पहले 0 फिर 1 फिर 2 तो हम स्केल ऐसे लिखते 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर अगर मैंने 0 पर डायरेक्टली 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, तो ऊपर क्या लिखूंगा, 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई तो किया है। तो जो आप किसी x को जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ स्केल। और जब आप प्लस माइनस करते हो तो आपने क्या किया, ग्राफ को लेफ्ट राइट में शिफ्ट किया, तो उसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ ओरिजिन। फोनिक सेक्शन में सुनते थे ना अपने, चेंजिंग ऑफ ओरिजिन वही है। तो प्लस माइनस करोगे तो आपके पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फर्क पड़ता है। मल्टीप्लाई डिवाइड को बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंजिंग ऑफ स्केल, प्लस माइनस को बोलते हैं चेंजिंग ऑफ ओरिजिन। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब अगर ऐसा आ गया sin 3x प्लस cos 5x का पीरियड फाइंड करना है, ये फंक्शन है और बस क्वेश्चन इतना है कि इसका पीरियड फाइंड करते हैं, क्या होगा, दोनों का पीरियड अब देखो, sin 3x का पीरियड कितना, 2π/3, cos 5x का पीरियड कितना, 2π/5। आपको इंडिविजुअली जितने भी फंक्शन होंगे सबका पीरियड फाइंड करना है। उसके बाद ये जितने भी पीरियड होंगे उन सबका एलसीएम लेना है। क्या लोगे, एलसीएम, क्योंकि आप लोगों का एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो यहाँ पर भी सेटिस्फाई होता हो और यहाँ पर भी सेटिस्फाई होता हो। तो ऐसा नंबर कौन होगा, जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो 2π/3 और 2π/5 का एलसीएम क्या होगा, वो तो 3π का होगा। पूरे नंबर 2π/3 और 2π/5 का एलसीएम कितना होगा, 16π/15। अब ये तो नहीं कर रहा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो सिंपली केवल एलसीएम कैसे निकालते हैं, वेस्ट वाले बच्चों को मुझे एलसीएम निकालना समझ जाना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट का एलसीएम कैसे निकलता है, a/b एंड c/d का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, b और d का एलसीएम नहीं, b और d का एलसीएम bd, मैं पूरे नंबर a/b और c/d का एलसीएम की बात कर रहा हूँ। निकाले होंगे आप लोग, याद नहीं या तो पता नहीं, पढ़े नहीं होगी क्या। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट का एलसीएम निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम, क्योंकि न्यूमरेटर का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है तो उस टाइम पर नीचे का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होना चाहिए तो लोवेस्ट वैल्यू मिलेगा ना, तो नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फ्रैक्शनल वैल्यू का कभी भी एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ डिनोमिनेटर का एलसीएम।
तो कोई अगर अब आपको पूछे कि 2/3 और 5/7 का एलसीएम क्या होगा तो क्या आंसर दोगे? 2 और 5 का एलसीएम कितना? 10 और 3 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना? 1। तो इस पूरे का एलसीएम कितना? 10। 10/1 तो 10 ही हो जाएगा ना, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो सेम है, बताओ 2 और 2 का एलसीएम 3 और 5 का एचसीएफ 1, तो इसका एलसीएम 2। ठीक है। और फिर भी अगर कंफ्यूजन लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आंसर सही होगा कि गलत होगा, तो क्या करूंगा? इस प्रश्न क्या ये कंडीशन वेरीफाई हुई है? कंडीशन वेरीफाई होने का मतलब क्या हुआ? f ऑफ 2π प्लस x का आंसर क्या वापस f ऑफ x मिल रहा है? f ऑफ 2π प्लस x की जगह पर क्या रखोगे? 2π। x को अगर 2π रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये 6π प्लस 3x ये 1 और 6π है तो साइन का साइन ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? 6π में कुछ ऐड किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो साइन 3x आ जाएगा वापस। और यहाँ पर x को अगर 2π प्लस x रखा तो 10π प्लस 2x, 10π है तो वापस cos का cos ही रहेगा और 10π में कुछ ऐड किया तो वापस नहीं आ जाएगा, इसलिए 2π सही है हमारा। ठीक है। तो कभी अगर दो से ज्यादा फंक्शन एक साथ दे दिया जाए तो सबका इंडिविजुअल एलसीएम मतलब पीरियड फाइंड करके सबका एलसीएम ले लेना है। लोग कहते हैं न्यूमरेटर के एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्लियर? फिर अगर कभी ऐसा आ गया f of x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस cos 3x और फिर पूछे कि इसका पीरियड क्या होगा, तो पहले इसका पीरियड निकालेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड कितना? 1/2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कितना? 1। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इसका पीरियड क्या होगा? 1/2 और cos 3x का पीरियड कितना? 2π/3। फिर मैंने क्या बोला था? एक से ज्यादा फंक्शन हो तो सबका इंडिविजुअल पीरियड फाइंड करने के बाद उन सबका एलसीएम लेना है। तो मैं किसका एलसीएम लूंगा? 1/2 एंड 2π/3 का, राइट। बट इसका एलसीएम निकलेगा ही। क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज ये दोनों अलग अलग दुनिया के नंबर है, क्योंकि 1/2 एक रेशनल नंबर है और पाई है तो ये दोनों को एक दूसरे को लेना देना ही नहीं। तो रेशनल और इरेशनल नंबर के एलसीएम नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, इसका पीरियड ही डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। फिर यहाँ पर एलसीएम लेके मत आ जाना 1 और 2π का 2π और 2/3 का 1 करके 2π करके आगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि रेशनल एंड इरेशनल नंबर का एलसीएम नहीं होता है। कोई भी दो नंबर के एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम इसलिए निकले क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर है। एक रेशनल और एक इरेशनल होगा तो एलसीएम नहीं निकलेगा। ठीक है। पीरियडिक फंक्शन में आपको क्या क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है? पहले तो ये 7 जो स्टैंडर्ड फंक्शन उनका पीरियड आपको याद होना चाहिए। दूसरा आपको ये होना चाहिए आज की मेन कंडीशन तो पता होनी चाहिए बिकॉज पीरियडिक की। फिर ये पता होना चाहिए कि चेंजिंग ऑफ स्केल से पीरियड को फर्क पड़ता है, बट चेंजिंग ऑफ ओरिजिन से पीरियड को फर्क नहीं पड़ता। एक से ज्यादा फंक्शन आ गए तो इंडिविजुअल हर फंक्शन का पीरियड फाइंड करके उनका क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। ठीक है। फिर एक रेशनल आएगा और एक इरेशनल आएगा तो उसका एलसीएम नहीं निकलता है। ठीक है। फिर एक और चीज इस पे ध्यान में रखोगे, वो ये है कि अगर आपको कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि जहां पर एक से ज्यादा फंक्शन है, राइट, और वो दोनों फंक्शन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मॉड sin x प्लस मॉड cos x, और पूछा जाए कि इस फंक्शन का पीरियड बताओ। दो फंक्शन है, मॉड sin x का पीरियड मॉड sin x का पीरियड पाई, sin x का पीरियड क्या था? 2π। तो मॉड sin x का पाई क्यों? क्योंकि हाँ, अभी तक हम लोग पीरियड पाई क्यों नहीं ले पा रहे थे? तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बट अब तो मॉड लगा दिया, क्या
इस तरह की इसका पीरियड क्या हो जाएगा Pi. पाई, तो मॉड cos x का भी पीरियड Pi. कोई आपको मुझे sin स्क्वायर x का पीरियड क्या होगा पाई, वापस स्क्वायर होने की वजह से क्वाड्रेंट समझ कर ही नहीं रहा। sin क्यूब x का पीरियड क्या होगा, क्यूब है ना तो फर्क पड़ेगा, राइट। तो इसका पीरियड पाई आया, इसका पीरियड भी पाई आया, और हमें पता है कि जब दो फंक्शन होंगे तो फिर क्या करना होता है, ऐड नहीं करना, एलसीएम लेना है। क्या करेंगे, पाई और पाई का एलसीएम लेगा, पाई और पाई का एलसीएम क्या होगा पाई। बट यहाँ पर एक रूल है, रूल क्या है, यहाँ तक तो सही है, बट अब देखोगे तो साइन एंड कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री पहले ना, ये साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स होता है, कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, और ये दोनों इवन भी है, दोनों इवन फंक्शन है, क्योंकि मोड लगने की वजह से प्लस में जो आंसर आता होगा वही सेम आंसर है। तो कभी अगर ये दोनों चीजें, दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ बना, दोनों इवन भी है और दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी है, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं, साइन कोस, टेन कोस, कभी साइन कोस साथ में आए या टेन कोस साथ में आए या सेक कोसेक साथ में आए, और साथ में आप लोगों का इवन मोड लगा हो, स्क्वायर लगा हो, तो कुछ भी इवन भी हो जाएगा। तो उस केस में आपको एलसीएम निकालने के बाद इसका जो फाइनल पीरियड होगा उसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक है, इवन है, और दूसरा की कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से इसको हाफ करने से होगा, क्योंकि हमें पता था कि साइन 90 प्लस एक्स cos x हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, और साइन 90 प्लस एक्स करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट, पर बाहर क्या है, मतलब साइन 90 प्लस एक्स cos x होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर cos 90 प्लस एक्स करते हैं माइनस साइन एक्स होगा, बट माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड है। अच्छा स्क्वायर भी होता तो भी चल जाता, नेगेटिव को फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब फंक्शन कैसा इवन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी होने चाहिए एंड इवन भी होना चाहिए, तो फिर एलसीएम निकालने के बाद डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। दो में से कोई एक होगा तो नहीं चलेगा, दोनों चाहिए, कॉम्प्लीमेंट भी हो एंड इवन भी हो, तो उस केस में आप इंडिविजुअल हर एक का एलसीएम लो, हर एक का पीरियड फाइंड करो, फिर उनका एलसीएम लो, और उसके बाद उनको डिवाइड बाय 2 कर लो। इतनी चीज आपको पीरियोडिक फंक्शन को लेके पता होना चाहिए। अगर इतना अगर मेरा कंसेप्ट पता है तो मैं फिर कोई भी क्वेश्चन का पीरियड पता कर लूंगा। मेन कंसेप्ट, हर टी के बाद सेम आंसर आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस टी का आंसर एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, तो टी उस फंक्शन का क्या हो गया, पीरियड हो गया। 7 स्टैंडर्ड फंक्शन जिसके पीरियड हमें याद होने चाहिए, तो 6 तो ट्रिग्नोमेट्री हो गए, साइन कोस सेक कोसेक का 2 पाई, टेन कोट का पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का 1, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है बट उसका पीरियड डिफाइंड नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन को चेंजिंग ऑफ स्केल से पीरियड को फर्क पड़ता है, और क्या फर्क पड़ता है, उल्टा करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो पीरियड डिवाइड होगा, डिवाइड करोगे तो पीरियड मल्टीप्लाई होगा, किससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको क्या बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ ओरिजिन, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक से ज्यादा फंक्शन होगा तो सबका इंडिविजुअल पीरियड फाइंड करने के बाद एलसीएम ले लेना। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम, ठीक है। एक रेशनल होगा, एक इरेशनल होगा तो उनका एलसीएम नहीं निकलेगा, इसका क्या मतलब है, उसका पीरियड पीरियड डिफाइंड नहीं, मतलब ऐसा कोई गैप नहीं है कि जिसके बाद सेम आंसर मिलता होगा, आंसर तो होगा बट सेम गैप के बाद आंसर सेम नहीं आएगा। और दोनों कॉम्प्लीमेंट फंक्शन हो और इवन भी हो, तो उस केस में फाइनल एलसीएम निकालने के बाद डिवाइड बाय 2 करना नहीं भूलना है, ठीक है। पीरियोडिक को लेके आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें जो जो आपको काम का है उतना नोट डाउन कर लो। -1.1 यहाँ होगा, -1.1 यहाँ होगा, तो -1.1 का 0.9 होगा। बट आप अगर यहाँ से देखते हो, अब जो हमेशा x को बढ़ा रहे हो
तो x को अब यहाँ से इंक्रीज करो तो यहाँ पर जैसे -1.9 आया तो -1.9 का कितना होगा 0.1 फिर -1.98 आया 8 आया तो 0.2 जैसा जैसा आप x को बढ़ा लो तो आपका y भी तो बढ़ रहा है तो हुआ तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ऐसे भी देखोगे तो वो इंक्रीजिंग ही हुआ क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब क्या है x का जैसा रिलेशन वैसे ही y का रिलेशन अगर आप यहाँ से ऐसे लिखो तो आप x को कम कर रहे हो तो साथ में y भी तो डिक्रीजिंग उल्टा हो जाता है x इंक्रीज हो रहा है बट y डिक्रीज हो रहा है तो ये आपके सामने जो मैंने ड्रॉ किया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है जो 1 के ऊपर कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसका रेंज है उतना भी तो इसको और भी एक टर्मिनोलॉजी यूज करा जाता है ये बाउंडेड फंक्शन है कैसा फंक्शन है क्योंकि उसका रेंज बाउंड किया गया है और कोई एक बाउंडेड फंक्शन का एग्जांपल देना होगा तो साइन कॉस क्योंकि उनका रेंज क्या होता है -1 से वो भी बाउंडेड है तो अनबाउंडेड कौन है tan cot sec cosec ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस ये सारे अनबाउंडेड है इनका तो रेंज इनफाइनाइट तक चले जाता है ना जो फंक्शन अपने को पता है उसमें तीन ही अपने को बाउंडेड पता है साइन cos एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर और तो तीन ही पेयर देखा जाए तो साइन cos tan cot एंड sec cot
अपन सेम लेंगे दिखाई ना। तो पीस वाइज फंक्शन कितना हो गया हमारे पास, वापस अगर पीस वाइज फंक्शन पहले 4 मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, आंसर कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, दो आंसर होगा इसका। इसका आंसर या तो 0 हो जाएगा, कब? if x is an integer, if x belongs to z। पर 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 तो -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, तो दोनों का एडिशन 0। बट if x is not an integer तो फिर आंसर हमेशा क्या होगा? -1 है ना। 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 बट -5.2 का -6, तो 5 - 6। ये भी आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो भी आप लोगों ने कल नोट डाउन किया होगा ये भी बहुत बार काम आता है। इसको भी अपन नोट डाउन कर, फिर वो x की जगह पर कुछ भी हो चलेगा, है ना, कोई भी हो x की जगह पर। भाई कोई मुझे पूछे कि sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस sin x का ग्रेटेस्ट का आंसर कितना, तो -1। लास्ट जो हमारे सिलेबस में उसमें लास्ट पीस वाइज फंक्शन सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा कोई फंक्शन है कि जिसका रेंज में सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू -1 या तो 0, जिसके फंक्शन में जो रेंज की बात करूंगा उसका आंसर की बात करूंगा तो 3 ही आंसर है, या तो -1 या तो 0 या तो +1, राइट। बट ऐसा नहीं कि कभी भी -1 आएगा तो चलेगा, उसके पीछे भी वापस कंडीशन है कि -1 तभी आएगा जब आपका डोमेन <0। 0 तभी आना चाहिए जब आपका डोमेन खुद इक्वल टू 0, और 1 तभी आना चाहिए जब आपका डोमेन ग्रेटर देन 0। -1 तब आएगा जब फंक्शन का डोमेन जो होगा लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 तब आएगा जब डोमेन खुद 0 हो जाए, और 1 तब आएगा जब डोमेन ग्रेटर देन 0। कोई अगर आपको पूछे कि सिग्नम ऑफ x का कोई एग्जांपल दो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सिग्नम ऑफ x का 2 पार्ट बना लेता हूं। जैसे मुझे पता है कि जब x नेगेटिव लूंगा तो मेरा आंसर -1 आना चाहिए, और जब भी पॉजिटिव लूंगा तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए, और 0 पे मेरा आंसर 0 आना चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सिग्नम ऑफ x का एक एग्जांपल कैसा हो सकता है? mod x by if x is not equal to 0, obviously x 0 नहीं चलेगा, इसलिए इसका टीचर डिफाइन हो जाएगा। x is not equal to 0, तो x अगर 0 नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी उसके पास? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव हुआ तो mod x को क्या लिखोगे? x कैंसिल हो गया आंसर 1, और x लेस देन 0 हुआ तो mod x किसके बराबर? -x, तो -x by x, जिसका आंसर या तो +1 होगा, और वो भी +1 तब होगा जब डोमेन आपका पॉजिटिव।
और -1 तब होगा जब डोमेन नेगेटिव हो, और फिर x = 0 के लिए अलग से हमने 0 दे रखा है। तो हमें पता लगे जब उसका डोमेन 0 होगा तो आंसर क्या होना चाहिए, 0। तो सिग्नम का ग्राफ कैसा होगा, 0 पे 0, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1, नेगेटिव वैल्यू के लिए -1। ये पॉइंट है 0, -1, ये पॉइंट है 0। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस? कहाँ पर डिसकंटिन्यूस? जहाँ पर डोमेन 0 बनेगा, 0 पे नहीं। इसका डोमेन 0 है इसलिए आप 0 बोल रहे हो, वो फंक्शन का डोमेन चेंज कर सकते हैं ना। आपको इसकी जगह पर आपको दे देंगे f(x) = सिग्नम ऑफ 2x - 3, बोलेंगे फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूस? अगर आप लिख के आगे 0 पे तो गलत हो जाएगा। ये कहाँ डिसकंटिन्यूस? 3/2। कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा? 3/2 पे, क्योंकि उसका डोमेन ये पूरा होगा। ये कब 0 होगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर इसका ग्राफ बनाना होगा तो 3/2 पे 0, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो 3/2 के बीच में होगा। तो उसके लिए आपका आंसर 0। और फिर 3/2 से बड़ी वैल्यू के लिए 1, 3/2 से बड़ी वैल्यू के लिए आंसर 1, और 3/2 से छोटी वैल्यू के लिए आंसर -1। सिग्नम का ये चेंज होता रहेगा, पर इसके ग्राफ में सिर्फ 2 ही लाइन बनती है, एक y = 1 की, एक y = -1 की। चालू कहाँ से होगा वो डिपेंड करेगा कि अंदर की वैल्यू कहाँ 0 है ना। मैक्सिमम बच्चों को ये पता होता है कि सिग्नम वो फंक्शन होता है जिसके रेंज में -1, 0, 1 होता है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि -1 कभी भी नहीं चलेगा। -1 सिर्फ तभी होना चाहिए जब उसका डोमेन खुद नेगेटिव बन जाए, और 0 तभी होना चाहिए जब उसका डोमेन 0, और 1 तभी होना चाहिए जब डोमेन ग्रेटर देन 0। तो अभी रिसेंटली जेडब्ल्यू में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, वो ट्रू फॉल्स बताना था। एक ऐसा स्टेटमेंट था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, तो क्या मैं सिग्नम फंक्शन बोल सकता हूँ? मैक्सिमम बच्चे ये लिख के आते हैं। यह स्टेटमेंट ऐसा था कि ग्रेटेस्ट ऑफ sin x इज ए सिग्नम फंक्शन, ट्रू और फॉल्स। तो सब लोगों ने उसको ट्रू लिखा है, बट ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सब लोगों ने ट्रू क्यों लिखा? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का अगर आप आंसर कंसीडर करोगे तो sin x की रेंज क्या है? -1 से 1, तो -1 से 0 जब होगा तो उसका ग्रेटेस्ट -1 आएगा। -1 से 0 होगा तो ग्रेटेस्ट कितना आएगा? -1। 0 से 1 होगा तो क्या आंसर आएगा? 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और 1 का खुद का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो इसका आंसर में से 3 ही वैल्यू आएगी, एक -1, एक 0 और एक 1। और सिग्नम फंक्शन की कंडीशन वही होती है कि जिसके रेंज में से 3 ही वैल्यू होनी चाहिए, -1, 0 और 1। इसलिए मैक्सिमम बच्चे सब लोग यस करके आ गए कि हाँ ट्रू है ये। बट ये इसका डेफिनेशन के हिसाब से गलत है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा थोड़ी है कि जब ये x नेगेटिव बना, sin x का डोमेन x है, तो x जब नेगेटिव बन रहा है तभी आपका आंसर -1 आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। x को अगर मैं 210 डिग्री ले रहा हूँ तो 210 का पॉजिटिव वैल्यू है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। उनके थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है और नेगेटिव का ग्रेटर -1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो ये आपका सिग्नम फंक्शन नहीं है, राइट। इसलिए सिग्नम फंक्शन आधा मत याद रखो कि -1, 0, 1 आता है उसको सिग्नम बोलते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि -1 तभी आना चाहिए जब उसका डोमेन नेगेटिव हो, 0 तभी आना चाहिए जब उसका डोमेन 0, और 1 तभी आना चाहिए जब डोमेन ग्रेटर देन 0। ठीक है। क्या सिग्नम ऑफ एक पीरियोडिक फंक्शन है? जब कोई एक ऐसा इंटरवल आपको पता है कि जिसका भी हमेशा सेम आंसर देता हूँ, होगा ऐसा? नहीं होगा ये कांस्टेंट है, बट उसमें भी ऐसा नहीं कि भाई हाँ कि इसमें थोड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव बन दे रहा है, थोड़ी में वो नेगेटिव बन दे रहा है, तो हमेशा सेम आंसर नहीं दे रहा है।
एमजीएफ के पास, तो ये पीरियोडिक नहीं है। बाउंडेड है, बाउंडेड है, तीन ही वैल्यू हो सकता है और फिर कोई नहीं सकता, तो बाउंडेड है, डिसकंटिन्यूअस है, पीरियोडिक नहीं है, ऑड है कि इवन है, ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, कैसे पता कर तो कुछ भी नहीं है? ये कुछ भी कैसे भी पता करते हो, ऑड है नहीं है, कैसे पता करते हो? एक्स की जगह पर आप माइनस एक्स रखते हो, तो एक्स को जब आप माइनस एक्स रखोगे तो इसलिए आपने डोमेन को नेगेटिव किया। डोमेन को नेगेटिव करने की वजह से जो पहला आंसर 1 आ रहा था, अब वो आंसर -1 आने लगा। सपोज मैं ऐसा लेके चलूं कि x पहले ग्रेटर देन 0 था तो आपका आंसर 1 था, x इक्वल टू 0 था तो आपका आंसर 0 था, x लेस देन 0 था तो आपका आंसर। फिर आप लोग को और एक इवन है, उसके लिए आपको x को x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? माइनस, जिसमें कि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस से मल्टीप्लाई करते ही आप लोगों का जो पॉजिटिव आ रहा था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब नेगेटिव हुआ डोमेन का, आपका आंसर जो +1 था आपका आंसर -1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 0 ही रहेगा। पर अगर यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जो -1 आ रहा था वो, और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा और आपका आंसर +1 हो गया। हो जाएगा। तो इसका कि -x की जगह पर -x रखने पर मेरा आंसर में किसका फर्क आया? 1 की जगह पर -1 आ गया, -1 की जगह पर तो माइनस का डिफरेंस है। तो कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन। और भी एक आप ग्राफ में ही बता सकते थे, क्या है कंसेप्ट और बताया y -x एग्जैक्टली। हर ऑड फंक्शन किसके लिए सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन के लिए। हर ऑड फंक्शन किसके लिए सिमेट्रिक है? तो अगर मैं यहाँ पर अगर मिरर रखूंगा तो यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है वही सेम ग्राफ यहाँ दिख रहा है। ऐसा तो तभी होता है जब वो ऑड फंक्शन, ठीक है। तो आपने कहा कि x के लिए डोमेन नेगेटिव होना चाहिए, बट जब वाले फंक्शन में हम 1 पुट करेंगे तब तो डोमेन पॉजिटिव हो गया ना। तो इसका डोमेन मतलब 2x - 3 पूरा। ओके, अब डोमेन x नहीं है, ये पूरा डोमेन है। तो 2x - 3 ग्रेटर देन 0 ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑड है कि इवन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑड फंक्शन है कि इवन है? ऑड है। तो 5.2 का आंसर क्या आएगा? तो -5.2 का ऑड होता तो 5 की जगह पर -5 आंसर आता, बट ये कुछ भी नहीं है ना, ऑड है। इवन होता तो सेम आता, ऑड होता तो एक्सिस माइनस का डिफरेंस आता, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार हमने सारे पीरियड फंक्शन डिस्कस सारे पीसवाइज फंक्शन डिस्कस कर लिए। ऑड इवन क्या होता है वो हमने चेक कर लिया। पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं वो चेक कर लिया। टाइप ऑफ फंक्शन 1 to 1, मेनी टू 1, ऑन टू, इनटू वो हमने डिस्कस कर लिया था। कौन से टाइप के फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं? 1 to many और मतलब डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू हो कि जिसका इमेज ही नहीं, मतलब जिसका आंसर ही नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें पता चला था कि कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं जो इनवर्टिबल होते हैं। 1 to 1 है जो ऑन टू होते हैं। 1 to 1 का दूसरा नाम 1 to 1 और 1 to का और जो दोनों हो। तो आप कोई पूछिए कौन इनवर्टिबल होता है तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे? जो बाइजेक्टिव होता है। अच्छा, एक इसके अंदर ये आइडेंटिटी फंक्शन एक छोटा सा कंसेप्ट ऐड करना है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी
आइडेंटिटी वर्ड हम नॉर्मली तब यूज कर सकते हैं मैथ्स में कि जो आपका डोमेन हो, जो आपका इनपुट हो वही आपका आउटपुट भी, जो आपका इनपुट हो वही आपका